तो चलिए आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में देखते हैं कि आखिर बुखार आने पर हमारे शरीर के अंदर कौन सी इनविजिबल मॉलिक्यूलर रिले रेस चल रही होती है। बुखार एक ऐसी चीज है जिसका अनुभव कभी ना कभी सभी ने किया होता है, लेकिन उस वक्त स्किन के ठीक नीचे जो बायोलॉजिकल चेन रिएक्शन चल रहा होता है ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज हम बिल्कुल उसी मैकेनिज्म को, यानी पैथोजेनेसिस ऑफ फीवर को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझने के लिए हम इन 6 कदमों से गुजरेंगे। पहला, इन्फ्लेमेशन का स्पार्क, फिर साइटोकाइन मैसेंजर्स का निकलना, ब्रेन के कमांड सेंटर तक सिग्नल का पहुंचना, PGE2 का बनना, थर्मोस्टैट का रीसेट होना, और आखिर में देखेंगे कि फीवर की दवाइयां इस रिले रेस को कैसे रोकती हैं। शुरुआत करते हैं पहले चरण से, द स्पार्क ऑफ इन्फ्लेमेशन, यानी वो जगह जहां से इस आग की शुरुआत होती है। अचानक से पसीने से लथपथ और तेज बुखार के साथ नींद खुलने पर यह सवाल दिमाग में आना बिल्कुल लाजमी है कि आखिर किस एग्जैक्ट ट्रिगर ने इतनी इंटेंस फिजिकल रिएक्शन को जन्म दिया। वो कौन सा स्विच था जिसने बॉडी की गर्मी को इतना बढ़ा दिया? इसका सीधा सा जवाब एक खास तरह के मॉलिक्यूल्स में छिपा है जिन्हें हम पायरोजिन्स कहते हैं। वैसे पायरो का मतलब ही आग होता है। ये हमारी इस बायोलॉजिकल रिलेज के प्राइमरी इंस्टिगेटर्स हैं। ये 2 तरह के हो सकते हैं, या तो एक्सोजिनस जो शरीर के बाहर से आते हैं, या फिर एंडोजिनस जो हमारे शरीर के अंदर ही बनाए जाते हैं। अब यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि बाहरी दुश्मनों के टॉक्सिन्स जैसे बैक्टीरिया के लिपोपॉलीसैकेराइड्स या LPS सीधे तौर पर बुखार पैदा नहीं करते, बल्कि ये एक्सोजीनस पायरोजिन्स हमारे सेल्स को ही भड़काते हैं ताकि वो एंडोजीनस पायरोजिन्स रिलीज करें। मतलब असली गर्मी तो हमारे अपने केमिकल्स ही पैदा कर रहे हैं। यही हमें ले जाता है स्टेप नंबर 2 पर, द साइटोकाइन मैसेंजर्स, यानी हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल अलार्म का बजना। होता क्या है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपने इन्हीं LPS के जरिए हमारे मैक्रोफेज सेल्स को उकसाते हैं। इसे एक इमरजेंसी सिग्नल की तरह समझिए। स्टिमुलेट होने के बाद मैक्रोफेज कुछ स्पेसिफिक प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, जिनमें सबसे मेन है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन 1। यही मॉलिक्यूल्स वो मैसेंजर्स हैं जो इस अलार्म को आगे बढ़ाते हैं। ये साइटोकाइंस, खास तौर पर IL-1 और TNF, इस रिले रेस में मशाल की तरह काम करते हैं, और ये सिर्फ इन्फेक्शन वाली जगह तक नहीं रुकते, बल्कि पूरे सिस्टम पर असर डालते हैं। भूख कम लगना, नींद ज्यादा आना, और सबसे जरूरी बात, बुखार आना। बॉडी अपनी पूरी एनर्जी को बचाकर इन्फेक्शन से लड़ने में लगा देती है। मशाल आगे बढ़ चुकी है। अगला स्टेप है रीचिंग द कमांड सेंटर। यहाँ हमारे ब्रेन की एंट्री होती है। ये जो लोकल इन्फ्लेमेशन से साइटोकाइंस निकले थे, ये ब्लड स्ट्रीम के जरिए सीधे ब्रेन की तरफ ट्रैवल करते हैं। ये बिल्कुल एक सिस्टमैटिक प्रोटेक्टिव अलर्ट की तरह है जो सेंट्रल कमांड को भेजा जा रहा है। लेकिन ब्रेन में कहाँ? ये एंडोजिनस पायरोजिन्स ब्रेन के एक बहुत ही प्रिसाइज हिस्से को टारगेट करते हैं, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस बिल्कुल घर के किसी थर्मोस्टैट जैसा है जो डेली बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये मॉलिक्यूल्स वहाँ की वैस्कुलर और पेरीवैस्कुलर सेल्स पर अपना असर दिखाते हैं। अब हम चौथे चरण पर हैं, द प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2, जो एक मॉलिक्यूलर स्विच की तरह काम करता है। जैसे ही सिग्नल हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है, वहां सेल्स अपने ही मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स को तोड़कर एराकिडोनिक एसिड बनाने लगते हैं। फिर एंट्री होती है एक बहुत ही क्रूशल एंजाइम की, साइक्लोऑक्सीजनेस यानी कॉक्स एंजाइम। ये कॉक्स एंजाइम इस एसिड को ब्रेक करके पोटेंट मॉलिक्यूल्स में बदल देता है, जिन्हें प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहा जाता है। यही बायोकेमिकल कैस्केड इस पूरे प्रोसेस की नींव है। इस कॉक्स पैथवे का सबसे अहम नतीजा एक खास प्रोस्टाग्लैंडिन का बनना है, जिसे PGE2 कहते हैं। असल में यही वो मास्टर मॉलिक्यूल है जो डायरेक्टली दर्द और बुखार के लिए जिम्मेदार है। रिले रेस का सबसे आखिरी धावक यही है। और इसके साथ हम पहुंचते हैं 5वें स्टेप पर, रीसेटिंग द थर्मोस्टैट, यानी गर्मी का बढ़ना। PGE2 हाइपोथैलेमस में एक फाइनल स्विच की तरह काम करता है। ये एक तरह से ब्रेन को धोखा देता है। उसे लगने लगता है कि शरीर बहुत ठंडा पड़ गया है, तो नेचुरली ये बॉडी के थर्मोरेगुलेटरी सेट पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर देता है। ये होता कैसे है? PGE2 एक इंट्रासेल्युलर मैसेंजर मॉलिक्यूल, जिसे CAMP कहते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है।
CAMP की ये बढ़ी हुई मात्रा इंटरनल थर्मोस्टैट को एक हाई बेसलाइन पर रिवाइंड कर देती है। अब चूंकि ब्रेन को लग रहा है कि ठंड लग रही है, तो कंपकपी यानी शिवरिंग शुरू होती है और बॉडी तब तक हीट जनरेट करती है जब तक नए फीवरिश टेम्परेचर तक न पहुंच जाए। आखिरी स्टेप, हाउ फीवर रिड्यूसर्स वर्क। चलिए समझते हैं कि आम दवाइयां इस रिले रेस को बीच में कैसे रोकती हैं। इस बायोलॉजिकल पाथवे को समझने के बाद ये देखना बहुत आसान हो जाता है कि एस्पिरिन या इबुप्रोफेन जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आखिर काम कैसे करते हैं। ये दवाइयां इस केमिकल रास्ते में एक रोड ब्लॉक यानी रुकावट का काम करती हैं। ये सीधे कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं। जब कॉक्स एंजाइम अपना काम नहीं कर पाता तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बनना वही रुक जाता है। इसका मतलब है हाइपोथैलेमस में PGE2 का कॉन्सेंट्रेशन डाउन, और जब PG2 ही नहीं बचेगा तो वो आर्टिफिशियल सिग्नल भी गायब हो जाएगा जो थर्मोस्टैट को ऊपर रखे हुए था। नतीजा, बॉडी का टेम्परेचर वापस नॉर्मल। लेकिन इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले सोर्स मटेरियल का एक बहुत ही प्रोफाउंड पॉइंट याद रखना ज़रूरी है। बुखार सहित ये जो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है ना, ये दरअसल ऑफेंडिंग एजेंट्स यानी बीमारी फैलाने वाले दुश्मनों को ख़त्म करने और होस्ट की रक्षा करने के लिए ही इवॉल्व हुआ है। ये एक हाईली बेनिफिशियल रिस्पॉन्स है। तो अगली बार दवाई का पत्ता निकालते वक्त ये सोचने वाली बात होगी, अगर बुखार सच में इन्फेक्शन से लड़ने का एक इतना एडवांस्ड और फायदेमंद तरीका है, तो क्या हर बार उस थर्मोस्टैट को ज़बरदस्ती नीचे करके हम वाकई में शरीर की मदद कर रहे हैं? क्या उस प्रोटेक्टिव आग को हर बार बुझाना ही सबसे बेहतर रास्ता है? इसे सोचिएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही।